लालू प्रसाद यादव नहीं लगा हुआ होता ना, तो वो आदमी दिल्ली के किसी चप्पल फैक्ट्री में चप्पल बना होता रहा होता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एलआरसी की कल 30 दिसंबर को जो आंदोलन होने वाली है उस आंदोलन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से आपको बता दें कि वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको लास्ट तक मिलेंगी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। उसके अलावा अगर बात करें तो ये वीडियो आपको बिहार नीति के फेसबुक पेज पर मिलेगा। उस पेज पर जाके आप लोगों को क्या करना है कि अपने अपने प्रोफाइल से वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि ये वीडियो बिहार के सभी लोगों के पास पहुंचे और सबको पता चले कि एलआरसी में क्या गड़बड़ियाँ हो रही है और उस गड़बड़ियों के पीछे कौन है, कौन चाह रहा है कि बिहार में छात्रों के साथ ऐसे ही धोखा होता रहे। तो पूरी शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल इसको भी सब्सक्राइब करें। ये शिक्षा नीति पे ये वीडियो है और फेसबुक पे बिहार नीति के पेज पे ये वीडियो रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 30 दिसंबर को जो आंदोलन होने वाली है उस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को, उस आंदोलन को कैसे सफल बनाना है, उस आंदोलन को कैसे आगे ले जाना है। दोस्तों, एक बात आप लोगों को हम याद दिला दूँ कि कई लोग आपको एग्ज़ाम के बारे में बोलेंगे कि एग्ज़ाम से एकदम सही कैंडिडेट आएंगे, चुन के आएंगे, एकदम अच्छे आएंगे, पूरा जेन्युइनिटी होगा, ये सभी बातें आपको कई लोग बोलेंगे। उन बातों को आपको इग्नोर करना है। कारण क्या है वो आपको बता देता हूँ। अगर एग्ज़ाम एक बेसिस होता प्योरिटी का, तो फिर बीएसएससी सीजीएल, बीपीएससी और बाकी में फर्जी कैंडिडेट फर्जी और सेटिंग से नहीं जाते, पेपर वायरल नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता। ये इसलिए एग्ज़ाम एक पैमाना नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट मेरिट बेसिस बहाली भी कर रहे हो, उस बहाली को सही बनाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप डॉक्यूमेंट सही से जांच कर रहे हो, अगर आप ये बहाना नहीं लगा रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट जांच करने वाले बिक गए हैं, तो आप सही हैं। दोस्तों, एक बात आपको याद रखना होगा। कल पप्पू यादव ने बोला कि एलआरसी में की बहाली में जो बात की जा रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले एजेंसी बिक गई है, ये वो। तो एक चीज़ हमेशा मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, इस बार भी क्लियर कर दूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका हुआ होगा। क्या फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया? 4 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट मतलब अपलोड किया आपने, 16 तारीख को आपको खबर आ गया, 14 तारीख को आपको खबर आ गया कि कैंसिल होने वाली है। इस 10 दिन के अंदर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, काउंसलिंग नहीं हुआ, कैसे इस आदमी ने बता दिया कि ये फर्जी इसमें घुस गया था, उसके कारण इसको बहाली को रद्द करना पड़ा। दोस्तों, इस बात को आपको क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों, एक और बात हमेशा आप लोग याद रखें, आंदोलन एक पैमाना होता है। आंदोलन पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं होता, आपको अपने तरफ से एफर्ट करना होता है और उसी को आगे आपको बढ़ाना होता है। एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि एलआरसी का जो आंदोलन है, ये आंदोलन आपका आंदोलन है, किसी ऐसे स्टूडेंट का आंदोलन नहीं है, किसी को नेता बनाने का आंदोलन नहीं है। ये आपका अपने जॉब का आंदोलन है। दोस्तों, एक और हमेशा मैं जो बातें कहता हूँ वो एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अगर कोई नेता आपको बोल देता है, उस नेता के ऊपर अंधा विश्वास न करें, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे वो आरजेडी का हो। मैं हमेशा आपसे लोगों से एक बात करता हूँ कि बेवकूफ़ बीजेपी में भी है, बेवकूफ़ जदयू में भी है और बेवकूफ़ आरजेडी में भी है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष इतने बेवकूफ़ हैं कि परसों उनका जो बयान आया है, उस बयान के हिसाब से अगर आप लोग समझेंगे तो उन्होंने मांगा है बीपीएससी के चेयरमैन से इस्तीफ़ा। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि यार बीएसएससी का भी तत्काल में पेपर लीक हुआ है। जब जिनको जॉब वैकेंसीज और स्टूडेंट्स मतलब ही नहीं होगा, वो आदमी कैसे बता सकता है कि नहीं ये बहाली में गलती हुई है, ये नेता प्रतिपक्ष बन के इन्होंने छात्र हित में काम किया, जनता के हित में काम किया, ये नहीं आपको बता सकते। आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। इनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है और कुछ नहीं। दोस्तों, एक और बात याद रखिएगा, ये बहाली अगर एलआरसी 10,101 की बहाली अगर संविदा बेसिस है, लेकिन पक्ष जो है अभी तेजस्वी यादव, इसको 10 लाख जो जॉब की गारंटी थी
उस जॉब में ये कैलकुलेट करेगा, जबकि ये बहाली संविदा बेसिस थी। अगर बात करें एक और, तो दोस्तों जब नेता प्रतिपक्ष को ही नहीं पता होता है तो वो कैसे आपको कर पाएगा? आपको वो नहीं मदद करेगा, क्योंकि उसको आपसे मतलब नहीं है। उसको जिस चीज़ से मतलब है वो उसी चीज़ पे काम करेगा। उसको मतलब होता है एक व्यक्ति विशेष जो ऊपर प्रधानमंत्री हैं उनके चाटुकारिता करने के, उनके हर बातों पे सही में सही मिलाने के। उनको आपके से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ बिना जाने बगैर कुछ भी बयान देना। तो आपको आपकी लड़ाई आपको खुद से लड़नी है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन में क्या मांग होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ गौर करके याद रख लीजिएगा कि तेजस्वी यादव ने बोला है 4 दिन पहले के एक इंटरव्यू में, जब आंदोलन के बाद मिलने गए थे, उसके बाद उसने एक टीवी चैनल को या फिर यूट्यूब चैनल को ही इंटरव्यू में बोला है कि परीक्षा तो अगर होता है तो उसमें अच्छे लड़के निकल के आएंगे, या ये वो। उसको ये पूछना चाहिए हम लोगों को, किस परीक्षा पे तुम निकल के आए थे? शर्म होनी चाहिए उस इंसान को जो ऐसे बोल रहा है। खुद को कोई एक क्लर्क का फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी नहीं रखता है, बाप के कर्म से उप मुख्यमंत्री बन गया, तो अब ये वो बोलेगा। दोस्तों आप लोग कभी भी ये याद रखिएगा कि उसको ये भाव मत दीजिए कि हाँ वो होशियार है, उप मुख्यमंत्री हो गया तो। अरे होशियारी का पैमाना एक पद नहीं होता है। आप लोग उससे ज़्यादा एलिजिबल हैं, आप लोग उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर उसके नाम के पीछे सन ऑफ लालू प्रसाद यादव नहीं लगा हुआ होता ना, तो वो आदमी दिल्ली के किसी चप्पल फैक्ट्री में चप्पल बना होता रहा होता। ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगर वो उप मुख्यमंत्री हो गया तो वो ज़्यादा होशियार हो गया, इसका पैमाना आप लोग नहीं रखिएगा। और ये नहीं कि हाँ तेजस्वी यादव ही है तो सब कुछ है। जो उसके पीछे मंत्री हैं वो मंत्री ज़्यादा एलिजिबल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक चाटुकारिता वाली बात होती है, उस बातों के कारण वो आदमी उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, क्योंकि जो लालू यादव कहेंगे उसी का वही उसका बेटा है और वही उसका सब कुछ है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को उस दिन लालू यादव ने ही बताया था, लालू यादव के कारण ही वो आदमी आगे बढ़ा, और उस दिन उसी के कारण वो आदमी आप लोगों को ऐसा बता रहा है और वो करवा रहा है। तो ये बातें होंगी। अब बात है कि 10,101 को लेकर जो एलआरसी के आंदोलन होने वाली है, उस आंदोलन में आपको क्या, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना होगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत। तो दोस्तों हमारी जो मांगे होनी चाहिए, वो उस मांगों में सबसे प्रमुख मांगे, हमें सबसे पहले अगले 10 दिनों के अंदर काउंसलिंग का लिस्ट चाहिए। ये सबसे पहली मांग हमें होनी चाहिए। उसके बाद जो अगर मांग है, जो बातें हम लोग को मीडिया के सामने रखनी है, उन बातों को जो मैं सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को जाननी है। दोस्तों मैं किसी भी सरकार या किसी भी पक्ष या विपक्ष के विपक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ छात्र हित, चूँकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, आप भी एक कैंडिडेट हैं, और हमारे साथ साथ कई बिहार में कैंडिडेट हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये बातें आप लोगों को कर रहा हूँ कि ये आपको जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए कि कैसे इस आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। आंदोलन में सबसे पहला हमारा सवाल ये बनता है कि जब एलआरसी के मंत्री ने हमारे एलआरसी टीम के लड़कों को ये बोला कि 20 या 22 या 23 को एक मीटिंग रखी गई, उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि एग्ज़ाम होगा या फिर उसी बहाली को आगे बढ़ाया जाएगा, तो 20 तारीख को ही इसका नियमावली बन के कैसे तैयार हो गया? अगर नियमावली बन के तैयार हो गया तो किस लिहाज से, तो फिर एलआरसी के मंत्री ने हमसे झूठ क्यों बोला? अगर ऐसा करना था तो एलआरसी का मंत्री हमें झूठ नहीं बोलता। नंबर 1 आपको ये है, अगर बी नियमावली मतलब आनन फानन में किस तरह से नियमावली तैयार करके ऑटोमेटिक दे दिया गया, 1 दिन के अंदर नियमावली तैयार। शिक्षक अभ्यर्थियों का नियमावली पिछले 6 महीने की सरकार में तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन चूंकि हम लोगों के बातों को डिले करना था, क्यों एलआरसी को डिले करके इसको और आगे ले जाके, आपको मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि एक विशेष व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि इसको एकदम एट द टाइम ऑफ जो इलेक्शन होता है उसके टाइम हम इसको ज्वाइनिंग दें, इसका कुछ आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे नेता को वोट मिले, और उस नेता को वोट मिलेगा तो हमें वोट मिलेगा और हमारा मंत्री पद बचा रहेगा। ये साजिश की जा रही है, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा। दोस्तों दूसरा जो है
ये बात आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि क्या इस बहाली के पीछे कोचिंग माफिया तो नहीं है, इस बहाली को रद्द करने के पीछे। क्योंकि देखिए, नंबर बेसिस बहाली में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो कोचिंग माफियाओं का होता है। कोचिंग माफिया क्या करते हैं कि उनको लड़का जाता है उनके पास, अगर डॉक्यूमेंट सही वेरिफिकेशन होगा तो कोचिंग का तो कोई ज़रूरी है नहीं, और लड़का भी जेन्युइन आ जाएगा। हाँ, जो एक ये बहालियाँ जो है वो एक विशेष विशेष कोर्स की हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग एक विशेष कोर्स हो, अगर इसी में सभी डिपार्टमेंट होगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी कैटेगरी का, तो एग्ज़ाम किया जा सकता था। अगर किसी एक विशेष डिपार्टमेंट का है, इस किसी एक विशेष कोर्स का है, तो ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल जनरल कंपटीशन थोड़ा ही है। उस कैटेगरी के उस कोर्स के लड़के का आपको डॉक्यूमेंट सही से चेक करना है कि कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, अगर कंपटीशन होता है तो कोचिंग माफिया वाले कोचिंग करवाना शुरू कर देंगे, बड़ी बड़ी फीस लेंगे, उस फीस से उनका रोजगार चलेगा। तो पैसे की भी यहाँ पे बातें थी। तीसरी बात अगर कर लें तो तीसरा है, आखिर काउंसलिंग हुई नहीं तो बिना काउंसलिंग के एजेंसी कैसे वेरीफाई कर लिया और एजेंसी कैसे सेट हो गया कि वो फर्जियों को दे रहे थे। काउंसलिंग तो हुआ नहीं, किस डॉक्यूमेंट के वो आखिर जांच कर रहे थे। चलिए, चौथा जो हुआ है कि एग्ज़ाम अगर लेगी, चौथा हमारा डिमांड है, तो एग्ज़ाम देने के लिए हम तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, आप तैयार हैं, सभी तैयार हैं। लेकिन उस एग्ज़ाम का पैमाना ये होना चाहिए कि ये बहाली नियमित हो, और नियमित के साथ साथ ये भी क्लियर होना चाहिए कि एक और पाँचवा डिमांड मैं आपको बता रहा हूँ कि आश्वासन दिया जाए, नहीं तो कि इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आगे जो जूनियर इंजीनियर की बहालियाँ आने वाली है उसमें हम लोगों को लिया जाएगा और परमानेंट किया जाएगा। ये भी एक डिमांड हम लोग का होना चाहिए। मतलब आने वाली जो बहाली होगी उसमें छूट मिले, उसमें हमारा पॉइंट भी कैलकुलेट हो कि कितने जितने दिनों हमने काम नहीं किया है। तो ये सभी भी डिमांड हमारी होनी चाहिए। नहीं तो क्या इस एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है? 1 साल के जॉब के लिए आपको तो 1 साल एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़े। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक और चीज़ कि ये भी समय पे, क्योंकि देखिए फरवरी तक इसका लास्ट डेडलाइन था कि हम लोग ज्वाइनिंग करवा देंगे। फरवरी तक अगर ये हमारा ज्वाइनिंग करवा देता तो शायद अभी ये अगर अगस्त तक जाता है तो 5 महीना 6 महीना मेरा डिले होगा। क्या उस टाइम को ये मेरा वापस कर सकता है? एनआरसी हो, बीसीसी हो, या फिर से बिहार सरकार हो, कर सकता है? नहीं। अगर नहीं कर सकता है तो क्या वो उस 5 महीने का मेरा सैलरी देगा? नहीं देगा। वो जो तेजस्वी यादव बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहा था चुनाव से पहले, क्या वो बेरोजगारी भत्ता देगा? नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो उसका हिम्मत कैसे हुआ इस बहाली को रद्द करने का? तो आप लोगों से मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से होशियारी का एक पैमाना पार नहीं कर लेता है। होशियारी का पैमाना यही है कि आप अपने एजुकेशन के बदौलत आगे जाएं। आपके पिता अगर पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होते तो आप अभी उप मुख्यमंत्री नहीं होते। किसी दिल्ली के, पंजाब के, महाराष्ट्र के फैक्ट्री में आप चप्पल फैक्ट्री में काम कर रहे होते, या फिर हम सिविल इंजीनियर हैं ना, हमारे नीचे ही आप ब्रिक ढो रहे होते, ईंट ढो रहे होते। इससे ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो आप लोग कभी याद रखिए कि अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो वीडियो को देखकर किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, नहीं मैं उस पार्टी के या उसके विरोध में हूँ। आरजेडी में भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, ले लीजिए मनोज झा को, तेजस्वी यादव उसका जीरो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, वो उसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑनर उसका बच्चा ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहूँगा, किसी भी नेता पे आप लोग आँख मूंद के विश्वास न करें, क्योंकि वो नेता आपको बरगला रहा है। तेजस्वी यादव बोलता है कि क्रीम आएंगे अगर एग्ज़ाम होगी, तो किस क्रीम की बहाली वो है वो बताएं। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन आंदोलन बिल्कुल ज़रूरी है। आंदोलन में आप लोगों को आना चाहिए और अपनी मांगों को रखना चाहिए, जो भी आपको जेन्युइन मांगे लग रही हो सकता है कि मैंने वो डिमांड नहीं उठाया हो इस वीडियो में, लेकिन आप लोगों को भी वो अपने तौर पे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।